हमारे पास लास्ट लैब में क्या टॉपिक था? सर जैक्ड एरेज तक किया था। जैक्ड एरे तक किया था। एक्चुअल टॉपिक क्या था? मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है कि जनाब अगर सिंगल एरे के सिंगल एरे में सिंगल डायमेंशन होती है और उसके बाद एरे के अंदर अगर हम डायमेंशन बनाते हैं तो हमें डाटा जो है वो रॉज और कॉलम में मिलता है। सही है। हम लोग किसी भी एरे को मल्टी डायमेंशनल कब कहते हैं? कोई बताएगा? मल्टी डायमेंशनल सर जब एरेज कॉमा में लगे। एरर होते हैं, कॉमा लगे, एरेज में जो एरर्स होते हैं। देखो हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई सिंगल एरे, टू डायमेंशनल एरे, देन उसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे। ऐसा ही है ना? आप गूगल भी करोगे तो वहां आपको एरे के साथ टू डायमेंशनल यानी 2D एरे मिलेगा, उसके बाद जो एरे मिलेंगे वो मल्टी डायमेंशनल मिलेंगे। तो जनाब ये बात समझ में आती है कि जब भी सिंगल तो है ही सिंगल, सिंगल के जब हमें सिंगल से एक और डायमेंशन मिलती है तो वो 2D एरे बन जाता है। सही है। और 2 के बाद जब हमें उससे ज़्यादा डायमेंशंस मिलती हैं तो हम उसको मल्टीपल डायमेंशन कंसीडर कर रहे होते हैं। सही है। तो जनाब एरे की पहचान क्या थी कि अगर हम सिंगल एरे की बात करते हैं, चाहे वो किसी डायमेंशन मिल गए छोटे एरे को डायमेंशन। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये समझ में आ रहा है दो कॉमन डायमेंशन सबसे पहले ये बात है। फिर तीसरी डायमेंशन जनाब ये आप लोग मुझे ये बताओ कि पहली डायमेंशन दूसरी किसको करती है और तीसरी किसको करती है? सर पहली जो है ना वो मैट्रिसेस को करेंगी कि कितनी मैट्रिसेस है, और वेरी दूसरी गुड। रॉ को, और थर्ड वाली कॉलम। एग्जैक्टली। अगर मैं यहाँ पर फॉर सपोज अगर ये सब सवाल जो है ये वाइवा में एक्सपेक्टेड है, इसलिए जो है वो की पॉइंट्स मैं बताता रहूंगा तुम लोगों को, तो तुम लोग अपने पास चाहो तो नोट डाउन करते रहना। अच्छा अब यहाँ पर न्यू के बाद इंटीजर करते हैं। ये आ गया इंटीजर और यहाँ पे मैंने दे दिया 3,2,2। अब मुझे यहाँ पर ये बता सकते हैं कि इस एरे से हमें क्या मिलेगा? सर 3 2x2 के मैट्रिक्स मिलेंगे। सही है। 2x2 के 3 मैट्रिसेस मिलेंगे हम। तो अब अगर इस एरे को इम्प्लीमेंट करेंगे सिंपल, चाहे वो यूजर्स इनपुट या इसी एरे को अगर हम हार्ड कोडली वैल्यू असाइन करके अगर इम्प्लीमेंट करें, प्रिंट करवाएं, तो मुझे बताइए कि कितने लूप रिक्वायर्ड होंगे? 3 लूप्स। बल्कि मेजॉरिटी लोग क्या कहते हैं कि भाई मेथड और फंक्शन क्या हैं, दो अलग अलग टर्म्स हैं। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं अगर आप डेफिनेशन की भी बात करें, सही है, अगर आप डेफिनेशन की भी बात करें तो जनाब ये होता है कि आपको बहुत सा एट द एंड मेथड को डिफाइन कर रहे होंगे और एट द एंड कहेंगे मेथड इज आल्सो कॉल्ड द फंक्शन। बहुत सारी डेफिनेशन आपको ऐसी मिलेंगी, जबकि लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। आप लोगों ने अपनी थ्योरी की जी कोई कुछ कह रहे हैं? जी सर, वो मैं अपने पेन्स और बुक्स लेने गई थी दूसरे रूम, मुझे अभी पता चला आप मेरा नाम कॉल कर रहे थे। तो अब नाम तो अचानक ही कॉल होता है। चले खैर कोई मसले की बात नहीं है, इट्स ओके। अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड होती हैं ना तो हैंड फ्री कान में लगाए रखा करें, ठीक है? अच्छा क्या कह रहा था भाई? हाँ, तुम लोगों ने थ्योरी में मेथड और डेफिनेशन, मेथड और फंक्शन पढ़ चुके हो। क्या डेफिनेशन थी? अगर मैं आप लोगों से पूछूं पहले कि भाई व्हाट इज मेथड और व्हाट इज फंक्शन, अगर आप लोग इस चीज़ पे मानते हो कि भाई ये दोनों अलग अलग चीज़ें तो डिफ्रेंशिएट करो। अगर आप लोग कहते हो दोनों एक ही चीज़ हैं तब भी बताओ व्हाट इज इट? जी रहमत। सर मेथड जो होगा वो क्या कहते हैं, हमारी लूप बॉडी को जो है ना क्या कहते हैं, इजी बनाएगा। हम उसको यूज करते हुए किसी दूसरी मेन के उसमें यूज करते हुए, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो तो उसको डिवाइड करता है उसको।
कोड से हटकर अगर हम बात करें तो मेथड से क्या समझ में आता है? सर मेथड से कोई टू डू अ जॉब, कोई भी जॉब मतलब कोई भी सही है, काम करना। यानी एक स्पेसिफिक टास्क, राइट, एक स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। अब आ गया मैं मुद्दे पे, एक स्पेसिफिक फंक्शन। तो बात तो बराबर आ गई मेरे हिसाब से, कभी मेथड और फंक्शन दोनों इक्वल हैं, बट डिफरेंशिएट सिर्फ उसकी रिटर्न टाइप को देखते हुए किया जाता है कि जनाब अगर वाइड किसी मेथड में हुआ तो वो मेथड कंसीडर होता है, अगर वाइड के अलावा कोई टाइप हुई लाइक इंटीजर स्ट्रिंग तो उसको फंक्शन कंसीडर किया जाता है। जबकि फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन जनाब ये है कि अगर हम कैलकुलेटर की मिसाल लेते हैं तो कैलकुलेटर में कुछ कीज ऐसी होती हैं जो यूजर का इनपुट होता है जिससे डेटा आता है, लाइक 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स। ये वो कीज होती हैं कि जो डेटा कीज कहलाती हैं जिससे यूजर से इनपुट लिया जाता है। सही है, अगर ये कीज नहीं होंगी तो इसका मतलब ये है कि जनाब आपका कैलकुलेटर यूजलेस है, कि जब यूजर से इनपुट ही नहीं आएगा तो आप कैलकुलेशन किन के दरमियान करोगे। दूसरी बात, अगर यूजर की इनपुट कीज हैं और अगर ऑपरेशनल कीज नहीं है जिनसे कोई ना कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन होती है, अगर वो नहीं है तो जनाब तब भी कैलकुलेटर क्या है, यूजलेस है। ये बात सबको समझ में आती है? सही। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जनाब जो ऑपरेशनल कीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, हम 4 अर्थमेटिक ऑपरेशनल कीज को उठा लेते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, चलो मॉड्यूलस को भी उठा लो। तो जनाब ये क्या है कि स्पेसिफिक कीज हैं और इनके पीछे स्पेसिफिक उन्हीं का फंक्शन डिफाइन हुआ होगा यकीनन। बताओ ऐसा होता है या नहीं? अगर आप किसी कोई कंसोल पे ही कोई कैलकुलेटर बना रहे हो तो जनाब दो यूजर से इनपुट लेते हो तो आपसे ऑप्शन पूछे कि जो है वो कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो आप हर ऑप्शन के पीछे क्या करते हो, अपने आसानी के लिए नंबर असाइन कर देते हो। अगर वन यूजर ने 1 प्रेस किया तो एडिशन हो जाएगी, 2 प्रेस किया तो ये हो जाएगा, 3 प्रेस किया। अब एक एडिशन को अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट जावियों से इम्प्लीमेंट करना हो तो जनाब हम क्या करते हैं, एक जो फंक्शनलिटी एडिशन की होगी उसको एक मेथड में बाइंड कर लेंगे, बजाय इसके कि हम वही कोड मल्टीपल टाइम जो है मल्टीपल प्लेसेस पे लिखें, जिससे हमारा लाइन ऑफ कोड भी बढ़ेगा, रिडंडेंसी भी क्रिएट होगी, कोड की डुप्लीकेशन भी क्रिएट होगी और रीयूजेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, कोड की रीयूजेबिलिटी सबसे एफिशिएंट फीचर होता है। रीयूजेबिलिटी अभी तक हम लोगों ने नहीं की, आज हम लोग करेंगे कि जनाब रीयूजेबिलिटी क्या होती है। जनाब होता ये है कि कोड की रीयूजेबिलिटी का मतलब ये होता है आपने एक दफ़ा कोड जस्ट लिख दिया, अब आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 85 दफ़ा इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन आपको 85 दफ़ा कोड ना लिखना पड़े, इसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी। कि आपने बस एक दफ़ा कोड डिज़ाइन कर दिया, उसी कोड को आप रीयूज कर रहे हो वापस बार बार, इसी तरीके से दसियों बार आपने उसी कोड को इम्प्लीमेंट कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। सही है। रिडंडेंसी क्या होती है कि एक कोड अगर फॉर सपोज अगर मैंने यहाँ पर एक इंटीजर ए लिया, इसमें 10 असाइन कर दिया, इंटीजर जनाब बी लिया उसमें 20 असाइन कर दिया, और जनाब कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं क्या कर रहा हूं, ए प्लस बी। अब मुझे अगर दोबारा से एडिशन परफॉर्म करनी है तो जनाब मैं क्या करूं, मैंने इसको दोबारा कॉपी किया और दोबारा से मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब मुझे यकीनन क्या करने पड़ेंगे, इनके वेरिएबल नेम चेंज करने पड़ेंगे। चलो ये भी हो गए, ये भी हो गया, तो मैंने यहाँ पर भी इंप्लीमेंट कर लिया। अब ये क्या है कि सेम कोड है और जनाब वो क्या हो रहा है कि इसको कहते हैं रिडंडेंसी, कि सेम कोड दोबारा से इंप्लीमेंट हो गया। तो बजाय मैं ये काम दसियों दफा करूं, अगर मुझे आगे जाके फॉर सपोज मुझे रिक्वायरमेंट आ गई कि जनाब आपने
एक और मेथड लेना है, बट यहाँ पर जो नंबर ऑफ यूजर इनपुट होंगे जनाब वो होंगे 3। तो अब ये मेरे पास आ गया B3 और यहाँ पे A3। तो जनाब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा A3 और ये आ गया मेरे पास B3 और यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से प्लस कर दिया C3 के साथ। क्लास दिस इज कॉल्ड द कोड डुप्लीकेशन रिडंडेंसी। एक तो लाइन ऑफ कोड भी बढ़ गया। अगर आप यहाँ पे काउंट कर लो तो 3 3 6 3 9, तो 9 लाइन ऑफ कोड एक ही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि मैं 3 लाइन ऑफ कोड का एक मेथड बना लूं और उसमें अपनी मर्जी से उसको बार बार रीयूज करता रहूं उसी कोड को। अब ये मेथड कैसे बनता है और कहाँ बनता है? देखो सबको पता है कि C# के अंदर ये जो मेन सेक्शन होता है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर एप्लीकेशन। सही है। तो कुछ नहीं तो सबसे पहले कंपाइलर इस सेक्शन में जाता है, आप जाओ इस सेक्शन से बाहर। सही है। आज की लैब में हमने इस सेक्शन से बाहर काम किया है। मेथड को आप 10 दफा बना दो, 10 मेथड बना दो, लेकिन उन मेथड की जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, जब तक कि आप उनको कॉल नहीं करवा दोगे। तो मेथड के लिए 2 काम होते हैं, याद रखिएगा। एक तो मेथड को डिफाइन किया जाता है, मेथड की डेफिनेशन दी जाती है, और दूसरी चीज के मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जनाब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वो होगा। सही है। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड भी होते हैं जो आप लोग अगले सेमेस्टर में इंशाल्लाह ताला पढ़ोगे, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही अपनी बॉडी को इम्प्लीमेंट करता है। कैसे करता है वो अगली सेमेस्टर में आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें आज मेथड में हम लोग देखेंगे कि जनाब वो ऊप का पार्ट है, लेकिन ऊप में हम लोग और डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेथड में उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सही है। अब मैंने आप लोगों के सामने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखे थे, वो 9 लाइन ऑफ कोड बार बार मुझे लिखने पड़ रहे थे, बट इन 9 की 9 लाइन ऑफ कोड की फंक्शनलिटी क्या थी? सेम थी। तो बजाय मैं यहाँ पर बार बार कोड लिखने के, मैंने एक मेथड बना लिया स्टैटिक वॉइड करने के बाद ऐड के नाम से। ठीक है, ऐड के नाम से क्या कर लिया? मेथड बना लिया। अब इस मेथड में मैंने कहा कि जनाब एक यूजर से इनपुट हमने लिया फॉर सपोज, लेकिन ये वाला मेथड जो है वो हमें वो वाली फंक्शनलिटी नहीं देगा जो हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब देखो इसकी बेसिक एग्जांपल को लेते हुए चलते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब ये मेथड क्या है? अब ये हेलो वर्ल्ड मेरी एक इंस्ट्रक्शन है। ऐसी 10 इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन मेरे पास हो सकती थी। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये 5 की 5 इंस्ट्रक्शन जो है वो मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, मैं इनको रीयूज करूं। तो मैंने क्या कर दिया कि जनाब इन 5 इंस्ट्रक्शन को एक मेथड में बाइंड कर लिया। अब मैं अगर अपने प्रोग्राम को चलाऊंगा ना तो कुछ भी मुझे नहीं मिलेगा, स्क्रीन आएगी और चली जाएगी, लेकिन स्क्रीन पे कुछ दिखेगा भी नहीं उस सेकंडों में। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है भाई, आपको कुछ नहीं दिखा स्क्रीन में। अगर यहाँ पर स्क्रीन को होल्ड भी करके देख लेते हैं तो कंसोल डॉट रीड लाइन, सही है। तो एक जवाब आ चुका है भाई, क्यों हो रहा है ऐसा? बिल्कुल ठीक जवाब आया। तो यहाँ पे देखें क्लास कुछ भी हमें इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, जबकि हमने मेथड डिफाइन कर दिया। इसको कहते हैं डेफिनेशन ऑफ मेथड, कि आपने डेफिनेशन डिफाइन कर दी, लेकिन जब तक ये लाइन ऑफ कोड नहीं चलेंगे, जब तक आप इस मेथड को इन्वोक नहीं करवाओगे। देखो आपके टीचर जो है वो एक सवाल के अंदर एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इन्वोक का। इन्वोक का मतलब है होता है कॉल करवाना। सही है, कि इस मेथड को या तो इन्वोक करवाओ या तो कॉल करवाओ, तब ये मेथड चलेगा। तो जनाब आप क्या करोगे? मेन में जाके ऐड के मेथड को इस तरीके से कॉल करवा लोगे। सही है। तो अब क्या होगा कि ये मेथड एक दफा कॉल हुआ है, तो इसका मतलब कितनी दफा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए जनाब?
4 4 टाइम्स, दफा ना सर? सही है। जितनी लाइन ऑफ कोड है इस मेथड के अंदर वो एक दफा इंप्लीमेंट हो जाएंगी, तो हमारे पास कुछ आउटपुट ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अगर जनाब मैंने इसी मेथड को दोबारा से रीयूज कर लिया, इसको कहते हैं रीयूज करना। क्या मुझे कोड मैंने एक ही दफा लिखा है और मेथड में बाइंड कर लिया, मेथड को मैंने 2 दफा इंप्लीमेंट कर लिया, तो अब मुझे बताइए हेलो वर्ल्ड कितनी दफा प्रिंट होगा? 8 दफा। सही है, तो इसका मतलब ये है कि जनाब आपने कुछ लाइन ऑफ कोड जो है वो मेथड में बाइंड किए थे, सही है, और उस मेथड उन 4 की 4 लाइन ऑफ कोड को आपने रीयूज कर लिया, एक दफा ये इस्तेमाल किया, उसके बाद दोबारा से इसको कहते हैं रीयूज करना, और ये टर्म हमें मिल जाती है कोड तो सर रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब है कि जो ऐड है एक्चुअली में वो कोई वैल्यू नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपने एक ऐसा ही रैंडम नेम दिया हुआ है ये एक method नेम को। दिया हुआ है। अभी ऐड की फंक्शनैलिटी मैं दूंगा जब मैं इसमें पैरामीटर पास करूंगा। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि किसी भी मेथड में पैरामीटर क्या होते हैं और पैरामीटर पास क्यों किए जाते हैं। अभी आते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी सिर्फ ये समझ रहे हैं कि व्हाई वी यूज मेथड, मेथड हमें ऐसा क्या एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है कोड के अंदर जो हम मेथड बनाएं। क्यों बनाए मेथड? तो जनाब इसलिए बनाए मेथड कि आपको अगर सेम लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इंप्लीमेंट करनी है, तो जनाब आप क्या करो, बजाय उसको उस कोड को बार बार लिखने के, देखो ये काम मैं ऐसे भी कर सकता था कि इनको कॉपी करता और दोबारा पेस्ट कर देता, तो क्या होता कि 8 लाइन ऑफ कोड लिख जाते। तो यहाँ पे कितने लाइन ऑफ कोड में काम हो गया? 2 लाइन ऑफ कोड। 2 लाइन ऑफ कोड। सही है, तो एक अच्छे प्रोग्रामर को टेस्ट भी मार्केट में इस तरीके से किया जाता है कि जनाब ये देखो कि उसने कितने लाइन ऑफ कोड में एक टास्क परफॉर्म किया और दूसरे ने कितने लाइन ऑफ कोड में टास्क परफॉर्म किया है। सही है भाई, तो ये एक अच्छे डेवलपर की निशानी समझी जाती है, जो कि हम लोग पढ़ते हुए भी आ रहे हैं अपने पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो बहुत सारे जाविये होते हैं जो देखे जा रहे होते हैं मार्केट में। अच्छा सर, ये स्टैटिक वॉइड ऐड के ऊपर 2 रेफरेंसेस क्यों लिखा हुआ आ रहा है? कहाँ लिखा हुआ आ रहा है? हाँ, ये रेफरेंसेस का क्या मतलब होता है भाई? देखो, रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि ये 2 दफ़ा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो कितनी दफ़ा इम्प्लीमेंट हुआ है? 1। रेफरेंस का मतलब ये है कि आपने कोड डिफाइन किया है, मेथड डिफाइन किया हुआ है, और उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कितने टाइम कर रहे हो। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, विजुअल स्टूडियो आपको बता देगा जनाब, अगर ये मेथड पूरे प्रोग्राम में आपको नहीं पता कितनी दफ़ा कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उस मेथड पे सिर्फ चलेगा, ऊपर आपको रेफरेंस बता देगा जनाब, रेफरेंस जितने भी होंगे उतने टाइम ये मेथड कॉल हुआ होगा। सही है, ये रेफरेंस बेसिकली ये बता रहा है कि कितनी दफ़ा आपका जो है वो मेथड जो है वो कॉल हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ऐड के मेथड को इम्प्लीमेंट करूँ, इसी तरीके से दोबारा ऐड के मेथड को इम्प्लीमेंट करूँ, तो अब ये देखो इसने रेफरेंस बना दिया कि जनाब ये वाला ऐड का मेथड जो है वो 3 दफ़ा कॉल हुआ है। इसके 3 रेफरेंसेस हैं, एक रेफरेंस ये, एक रेफरेंस ये, एक रेफरेंस ये। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा जनाब, ये तो हो गई सिंगल। अब सिंगल मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि सिंगल मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक जैसी लॉजिक को, एक ही लॉजिक को स्टैटिकली बस जगह जगह इस्तेमाल करना हो। अगर मैं चाहता हूं कि भाई मुझे सिर्फ ये 5 दफ़ा 4 दफ़ा हेलो वर्ल्ड जो है वो जगह जगह प्रिंट करवाना है, तो जनाब आप सिंपल विदाउट पैरामीटराइज मेथड बना लोगे, क्योंकि विदाउट पैरामीटराइज मेथड क्या होता है, नॉन डायनामिक होता है। उसमें कोई एक एफिशिएंसी ऐसी नहीं होती कि हम उसको रन टाइम पे डिफरेंट जावियों से इंप्लीमेंट कर सकें। सही है ना? तो ये नॉन पैरामीटराइज मेथड क्या होता है कि जनाब इसको हमने जैसा डिजाइन किया है ये बस जगह जगह उसी तरीके से इंप्लीमेंट होगा। तो मोस्टली हम लोग इस टाइप के मेथड कुछ लेवल या कुछ मैसेजेस वगैरह के लिए इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, वरना इतना कोई खास हमारा यूज नहीं होता। राइट, तो इसका मतलब ये है कि जनाब ये वाला मेथड जो है वो हमारा
इतना खास काम नहीं आ रहा। अब मैंने आप लोगों को मिसाल दी थी कि जनाब 9 लाइन ऑफ कोड मल्टीपल टाइम जो है वो इम्प्लीमेंट करवाए थे। तो उसका मतलब क्या था कि जनाब एडिशन परफॉर्म हो रहा था लेकिन लाइन ऑफ कोड बढ़ रही थी, एक ही कोड बार बार सेम लॉजिक से बार बार इम्प्लीमेंट हो रहा था, भले से जितने भी दाबी हों। अब हमें जो टर्म मिलती है कि जनाब आप कब मेथड के अंदर पैरामीटराइज यानी पैरामीटर पास करते हो। देखो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूं, एक चीज मैं आप लोगों को और समझाऊं, ये तो सबको पता है कंसोल डॉट राइट लाइन, सही है, पहली क्लास से इंप्लीमेंट करते आ रहे हो। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि व्हाट इज इट, ये क्या है? मेथड है सर। मेथड है ना, समझ में आया? इसके अंदर कोई पैरामीटर तो नहीं है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि ये मेथड ऐसा मेथड है, इसका काम ही सिर्फ प्रिंट करवाना है बस, सही है ना। लाइन की वजह से हमें एफिशिएंसी ये मिलती है इस मेथड में कि जब भी राइट के बाद लाइन लिखा हुआ होगा और अगर उसमें कुछ भी पास नहीं होगा तो इसका मतलब उसका काम सिर्फ एक ही काम है, लाइन को ब्रेक कर देना, खत्म। ऐसा ही है ना। और इसके एक और बिहेवियर है, सेम मेथड नेम है बट बिहेवियर इसका क्या है, एक और है कि जनाब आप अगर कंसोल और राइट लाइन नहीं लिखते, कंसोल और राइट लाइन लिखते हो तो वो सिंपल लाइन ब्रेक कर देगा। अगर आप इसके अंदर कुछ लिखते हो ना तो ये आपका पैरामीटर होता है, पैरामीटर की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन की डेफिनेशन पे जाऊं ना तो इस मेथड के पीछे 85 लाइनों ऑफ कोड लिखे होते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास गो टू डेफिनेशन, सही है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाओ तो जनाब ये देख रहे हो कि राइट और राइट लाइन, तो आप इसी राइट लाइन से बूल भी प्रिंट करवाते हो, करेक्टर भी प्रिंट करवाते हो, डेसिमल भी प्रिंट करवाते हो, डबल भी प्रिंट करवाते हो, फ्लोट भी। ये पूरी डेफिनेशन डिफाइन हुई है जनाब इसमें। तो अब दिखने में क्या है कि सिर्फ कंसोल डॉट राइट लाइन, लेकिन जनाब इसके पीछे पूरी कोडिंग हुई हुई है, पूरी फंक्शनलिटी डिफाइन हुई है कि जनाब इसका एक्चुअल काम क्या है, कि आपकी अपनी मर्जी होती है कि स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट भी करवाते हो किसी भी इंटीजर वैल्यू के साथ। तो अब क्या हो गया, मेथड सेम है बट अब इसकी फंक्शनलिटी क्या है कि जनाब प्रिंट करवाएगा इस तरह कि स्ट्रिंग के साथ किसी भी इंटीजर को जोड़ के प्रिंट करवाएगा। तो दिस ऑल आर द फंक्शनलिटी ऑफ दिस मेथड। तो अब इसी तरीके से जो हम लोगों ने 9 लाइन ऑफ कोड लिखे थे, क्लास 2 मिनट दीजिएगा प्लीज मुझे। ऑल राइट, तो जनाब मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि अब ऐड का मेथड बनाया। अब ऐड का मेथड मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा, अगर मुझे फंक्शनैलिटी ये दे देनी है कि भाई रन टाइम पे यूजर किसी भी मेथड में पैरामीटर तब पास किए जाते हैं जब आपने उस मेथड को डायनामिक बनाना हो। अब फॉर सपोज उसमें हमने पैरामीटर दे दिया, फॉर सपोज पहला पैरामीटर इंटीजर ए और यहाँ पर दूसरा पैरामीटर इंटीजर बी। अब इस मेथड के अंदर हमने फंक्शनैलिटी दे दी कि जनाब जब भी ए और बी को वैल्यू मिलेगी तो वो क्या मुझे प्रिंट करवा के देगा, ए और बी का सम प्रिंट करवा के देगा। तो अब सर ये जब मैंने एक मेथड बना दिया, मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपसे सवाल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब ये दो पैरामीटर बना दिया। अब क्या है कि मेथड डिजाइन कर दिया ऐड के नाम से। जब मैं ऐड के मेथड को कॉल करूंगा ना और जैसे मैं पहला पैरेंथेसिस लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो आपसे इंटेलिजेंस में कह रहा है कि इस मेथड में दो पैरामीटर पास हुए हैं, एक इंटीजर ए के नाम से और एक इंटीजर बी के नाम से। अब इसमें आप यूजर से इनपुट दो। अब यूजर ने पहला इनपुट दे दिया 10 और उसके बाद अब ये कह रहा है ए की वैल्यू 10 मिल गई और बी की वैल्यू 2। हमने कहा बी की वैल्यू ये लो 2।
अब क्या हुआ, ये क्या है मेरे पास यूजर से इनपुट। अब यूजर जो है वो अपनी मर्जी के नंबर देगा और इस मेथड का काम ये है कि उस यूजर से इनपुट लेकर उनको जस्ट सिर्फ क्या कर देगा, ऐड करवा देगा। अगर मैं यहां पर इसको इंप्लीमेंट करूं तो ये मुझे 12 देगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने यूजर इनपुट हार्ड कोड ले लिया है ना। तो 10 + 2, पहला ए की वैल्यू प्लस होगी बी की वैल्यू से, सही है, बीच में प्लस है, तो ये क्या कर देगा, इन दोनों को सम कर देगा और प्रिंट करवा देगा। सही है। अब आप सवाल पूछ लो अपना, कोई सवाल था आपका तो? सर हम अगर मेथड को डायनामिक बना रहे हैं तो स्टैटिक का कीवर्ड अपनी जगह मौजूद रहेगा, तो फिर स्टैटिक मैंने इसलिए लगाया है कि ताकि मुझे अभी इस मेथड को किसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट इंडिपेंडेंटली कॉल हो। अगर मैं यहाँ से स्टैटिक हटा दूंगा ना तो इट विल गिव द एरर, और इस मेथड को कॉल करवाने के लिए ना मुझे इस क्लास का रेफरेंस देना पड़ेगा। सही है, मैं भी बताता हूँ, नॉन स्टैटिक मेथड पे भी आता हूँ। अच्छा क्लास, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जनाब ये वाला सेशन हमारा एंड होने वाला है, लेस देन अ मिनट रह गया है, तो अभी मुझे जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है।